नाजरीन, you're watching Question Hour with मोना आलम। हम मजबूर हो गए हैं कि हम कैनाल तनाज़े पर बात करें और बार बार हमने तो खैर बहरहाल पिछले कई हफ्तों से इस मौजू को ज़ेर गौर रखा है, अपने अपने प्रोग्राम्स में इसको पिवटल मौजू के तौर पर डिस्कस किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल आखिरी ब्रिंक पर ये सूरत हाल पहुंच गई है। अगर ये मसला अभी भी हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी राहें जुदा कर सकती है वफाकी हुकूमत से। जो देखें, एक तो लफाजी होती है ना, लेकिन लफाजी के अलावा भी जो इत्तलात हैं, जो इंसाइडर्स हैं पीपल्स पार्टी के पार्टी के अंदर जो इत्तलात हैं वो भी यही है कि अब मामला काफी सीरियस हो गया है और पार्टी में अब इस हवाले से कोई अभाम नहीं है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बात कर रही हूं मैं कि वहां पर कोई इस तरह का अभाम नहीं है कि अगर इसको हल अभी भी ना किया गया तो अभी भी हम हुकूमत में बैठे रहेंगे। जैसे कि पहले भी कई दफा प्रॉब्लम्स आई पीपल्स पार्टी ने, लेकिन बहरहाल हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला अपना जारी रखा। लेकिन इस दफा ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है। वहीं इसी सिचुएशन को भांपते हुए पीएमएलएन इसमें अब सरगर्म नजर आती है और राना सनाउल्लाह साहब बिलखुसूस इसमें काफी सरगर्म है। उन्होंने इस मामले पे अब बाकायदा जो है वो सिंध का वो दौरा भी वो उन्होंने किया है और साथ साथ ये कि मजीद उसमें शर्जील मेमन साहब से भी उनका राब्ता हुआ है। बट द पॉइंट इज के क्या सिर्फ एक तो इसको भी डिस्कस करेंगे, क्या ये मामला हल हो जाएगा? हल तलब है ही, लेकिन हल हो जाएगा ये जरूरी सवाल है, हम उठाएंगे। या वाकई जैसे वफाकी हुकूमत के की वाकई कुछ इस तरह की उनकी लिमिटेशंस है कि वो इस मामले को हल कर ही नहीं सकते, जो कि पीपल्स पार्टी के कई लोग कहते हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत है, वजन है या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर एक और बात को ज़ेरे गौर रखेंगे और वो ये है कि क्या यही एक मसला है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में दरारें पड़ रही हैं या उनके बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं, या इसके अलावा और भी इश्यूज हैं। जैसे कि अब पावर शेयरिंग का जो एक इशू है पंजाब में, उसमें भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान तकरीबन साल डेढ़ साल से अभी काफी इश्यूज बन रहे हैं, बल्कि हुकूमत के बनने के फौरी बाद ही ये इश्यूज शुरू हो गए थे। तो मैं इसलिए 2024 ऑनवर्ड्स ये कह रही हूँ कि ये इश्यूज जारी हैं। उस मामले में पीपल्स पार्टी को कई मरतबा पैसिफाई किया गया, लेकिन वो समझते हैं कि उनको पंजाब में जो उनका पावर शेयरिंग अग्रीमेंट है उसके तहत पावर नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में भी आज पंजाब में जो पार्टी के दो बड़े मतलब जो बड़े लीडरान हैं दोनों जमातों के, वो साथ बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं ताकि इस मामले को भी हल करें। ये भी ऑब्वियसली एक इशू है जो दोनों जमातों के दरमियान मौजूद है। इस पे बात रहेगी पूरे, यानी कि मल्टी जो प्रोंग्ड इश्यूज कुछ इस वक्त सामने हैं, तमाम हल तलब हैं और क्या हल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसके ऊपर बात रहेगी। फौरी तौर पे अभी मजमूई जो हमने इकट्ठी की हैं चीजें वो देखते चलिएगा। उसमें एक एंगल किसके एहतजाज का भी है, क्योंकि वो भी अब पंजाब हुकूमत को खासे आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। गोया ये कि पंजाब गवर्नमेंट लेड बाय मरियम नवाज साहिबा क्लेम करती है कि हम लोग किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने पैकेजेस भी दिए हैं, लेकिन क्या वजह है कि अब उन्होंने किसानों ने भी फाइनल अल्टीमेटम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को दे दिया है। देखते चलिएगा नाज़रीन, इस उमूर पे, इन तमाम उमूर पे हमारे पास हमारी इकट्ठा किया हुआ कुछ मवाद। वफाक और सिंध के दरमियान कैनाल तनाज़ा और बर्फ पिघलने लगी, क्या वाकई बर्फ पिघल रही है, ये हमने कवर किया है। वफाक और सिंध के दरमियान मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर सियासी दर्जा हरारत में कमी आती दिखाई दे रही है। आज राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें मामलात की बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुकम्मल तौर पर संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से ही हल किए जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, यानी कि आमादगी का इजहार पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के कहते हैं कि कैनाल्स का मामला इंतजामी नौयत का है, इसे सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। मुर्तजा वहाब वहाँ कहते हैं कि नहरों का मामला पंजाब के वुज़रा ने खराब किया है और वज़ीर आज़म पहले नहरों का मंसूबा वापस लें फिर मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि मुज़ाकरात को एक दूसरे पीपल्स पार्टी के जो लीडर है वो मशरूत कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध भर में मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ आज कौम परस्त समाजी और सियासी जमातों की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है और खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही इस वजह से, और गंबट में भी कौमी शहरा को बंद कर दिया गया। ये सूरत हाल रही। आज पंजाब किसान इत्तेहाद, जिसकी मैं बात कर रही थी नाजरीन, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 अरब रुपए की किसान पैकेज को हम मुस्तरद करते हैं। आइंदा साल गंदम काश्त ना करने का भी ऐलान कर दिया। ये काफी सीरियस मामला हो रहा है नाजरीन।
और किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर का भी इस पे ये कहना था कि पंजाब हुकूमत का किसान पैकेज नाकाफी है, काश्तकारों को गंदम पर सब्सिडी बहुत कम है, किसानों ने मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त की। वजीर आला पंजाब ने एक बार भी काश्तकारों की मुश्किलात का नहीं पूछा और कोई अजाला नहीं किया। तो यानी कि नाजरीन, एक तो सियासी प्रॉब्लम्स है ही, लेकिन पंजाब में गैर सियासी नौयत के भी इस तरह के इशूज सामने आ रहे हैं जो कि राइट इन द आई PMLN की गवर्नमेंट को घूर रहे हैं। क्या ये हल हो पाएंगे या नहीं, जरूरी सवाल ब्रेक के बाद उठाए तमाम शुरुका से। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम जमातों से बहुत तवाना आवाजें हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हुज़ैफा रहमान साहब हमें ज्वाइन करते हैं PMLN से, वजीर मुमलिकत हैं आप बराए सकाफत और वर्सा। वेरी वार्म वेलकम आपको हुज़ैफा साहब, खुश आमदीद। रजा हारून साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर मामले पे, और माशाल्लाह रजा भाई को खुश आमदीद भी और मुबारकबाद भी, क्योंकि रजा हारून साहब इज नाउ द स्पेशल असिस्टेंट फॉर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब। बहुत खुश आमदीद वंस अगेन। अजहर सिद्दीक साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर मामलात पे वकालत के हवाले से भी एक बहुत अहम रुकन है, और सियासी तौर पर भी, तो लिहाजा कानूनी और सियासी दोनों एतबार से एक बहुत अहम आवाज। वेरी वार्म वेलकम आपको अजहर साहब, खुश आमदीद बहुत बहुत। बात का आगाज मैं आपसे करती हूँ। देखिए, स्टेयरिंग राइट इन द आई, हुज़ैफा साहब अगर मैं आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा साहब, मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रही थी आपसे कि देखें, बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है। हमने इब्तदाई में हर चीज को कवर किया है। पीपल्स पार्टी कहते हैं आप इस दफा हमें लाइट ना लें। हर दफा आप समझते हैं कि इनको हम लोग कोई ऐसी चीज दे देंगे, इनको कोई मुज़ाकरात की, कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे पीपल्स पार्टी को, और फिर उसके बहाने हम थोड़ा टाइम गेन कर लेंगे। बट पीपल्स पार्टी के जो इनसाइडर्स हैं वो ये कहते हैं कि इस दफा कोई अभाम ना रखें, कोई शक ना रखें, हम 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाएंगे अगर हमें इनसे राहें जुदा करनी पड़ी। तो ये क्या मामला है? आपने इसको इतना बड़ा बना दिया है कि अब ये आपको सीधा आंखों में घूर रहा है। फिर पंजाब में सूरत हाल बनी हुई है, किसानों ने कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है, मुस्तरद कर दिया है उन्होंने वजीर आला मरियम नवाज साहिबा का जो पैकेज था गंदम के हवाले से, और उन्होंने कहा है अब हम अगले साल तो गंदम काश्त ही नहीं करेंगे। तो ये आपने क्यों इतने इश्यूज अपने लिए इकट्ठे कर लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले मैं पीपल्स पार्टी का जो कंसर्न है उस पर बात करूंगा, देन मैं फिर किसानों पर आऊँगा। पहली बात तो ये, हमने तो पीपल्स पार्टी को कभी लाइट नहीं लिया, और हम कभी लाइट ले भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी लाइट लेने वाली चीज़ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक अहम सियासी जमात है और हमारी सबसे बड़ी एलाई है। हम ये समझते हैं कि अगर मरकज़ में हुकूमत है तो उसमें उनके वोटों का बड़ा अहम किरदार है, और इसी तरीके से उनके पास जो ओहदा सदारत है, बलूचिस्तान की वजारत आला है, आइनी ओहदे हैं, 2 गवर्नर्स हैं, चेयरमैन सेनेट है, उसमें हमारे वोटों का बड़ा किरदार है। तो ज़ाहिर है हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। ये नहीं हो सकता ताली जब बजती है वो दोनों हाथों से बजती है। ज़ाहिर है नहरों वाला मामला, पीपल्स पार्टी का जो कंसर्न है वो बड़ा इस वक्त जो है हाईलाइट हुआ मीडिया में। चेयरमैन बिलावल की जो कल की तकरीर थी उसके बाद ज़ाहिर है उसमें मज़ीद शिद्दत आई। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इशू शुरू कहाँ से हुआ। देखें, जब PDM की हुकूमत आई तो आपकी मईशत हिचकोले खा रही थी, और उस वक्त मुल्क के बड़े बैठे, सियासी क़यादत भी, अस्करी क़यादत भी, और यही तय हुआ कि आपकी मईशत को खड़ा करने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप इंडस्ट्रीज़ को खड़ी करें और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इंडस्ट्रीज़ खड़ी करने के लिए ज़ाहिर है सस्ती बिजली की ज़रूरत थी, उस वक्त मुमकिन नहीं थी। और दूसरा, आपके पास ज़राअत है। इस मुल्क में ज़ाहिर है लोग जो सबसे आसान काम है वो ज़राअत करते हैं। तो जब ज़राअत के ऊपर SIFC बनाई गई, उस वक्त चेयरमैन बिलावल उस काबीना का हिस्सा थे और उसको जो है फ्रंट से लीड कर रहे थे। और SIFC ने ये फिर तय किया कि बहावलपुर, सादकाबाद, रहीम यार खान, ये सिंध के बॉर्डर के इलाके हैं, एक लाखों एकड़ पे फैला हुआ रेगिस्तान है। यहाँ पर ज़रूरी रकबे जो है वो ज़राअत नहीं कर पा रहे, बंजर हुए हुए हैं। तो उन्हें ज़राअत के काबिल बनाने के लिए दरियाए सिंध से 6 नहरें निकाली जाएँ। और उस वक्त ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का भी उस वक्त नुक्ता नज़र ये था कि चूँकि बॉर्डर के ऊपर रकबा है पंजाब का, और अगर सूबों के अंदर एक बॉर्डर के एक हिस्से में तरक्की हो तो दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली होती है। कश्मीर, कंदकोट, ये सारे एरिया ज़ाहिर सैराब उससे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कंसेंट दी, और उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब ने भी इसको ज़ाहिर है प्रिंसिपली एग्री किया। लेकिन अब ज़ाहिर उनका एक नया नुक्ता नज़र सामने आया है। तो ज़ाहिर है उसमें ये नहीं होता, सियासी जमातें अपने लोगों के पास जाती हैं। मुमकिन है जिस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया हो उस वक्त उनके जहन में बातें ना हों, लेकिन जितनी शिद्दत से भी मामला सामने आया है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर, या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाए बगैर, या पीपल्स पार्टी की
इन गुफ्तगू को एक साइड पर रखकर कोई एक्शन ले लेंगे। कोई भी हुकूमत इस तरह का काम नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी तो खैर सिंध की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी जमात है, तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से जो लफाजी वार है वो चल रही है और ज़ाहिर एक शिद्दत वाला जो माहौल है, आप रिवर्ट कर रहे हैं जो कल बिलावल साहब ने बात फरमाई ना, उन्होंने कहा कि बल्कि गालिबन परसों उन्होंने ये कहा ना कि आप अंधे बहरे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग, आप लोग यानी बिल्कुल अंधे बहरे नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल भी अंधे बहरे नहीं। और चेयरमैन बिलावल इंतहाई संजीदा हमेशा बात करते हैं। मैं तो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होने के नाते अक्सर कहता हूँ इंतहाई मैच्योर बात करते हैं, और मैं अक्सर औकात उनसे कुछ सीखता भी हूँ नून लीग में होने के बावजूद। लेकिन कल की जो उनकी तकरीर थी मैंने बड़ी गौर से सुनी। मेरे ख्याल से वो एक अवामी इज्तिमा की तकरीर थी। वो चेयरमैन बिलावल की वो संजीदा वो नहीं थी जो वो ज़रा मुज़ाकरात जब मेज़ पर बैठते हैं। आज से 3 हफ्ते पहले भी चेयरमैन बिलावल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की सफ़े अव्वल की क़यादत बैठी थी। डेवलपमेंट का इशू था कि पंजाब में डेवलपमेंट का बजट उन्हें दिया जाए, उनके बाकी MNAs को अकोमोडेट किया जाए। PM ने उसी वक्त 9 अरब रुपए चेयरमैन बिलावल के उस पर रख दिए कि आप जो है इसको अपने MNAs को, जिस तरह हम अपने MNAs को डेवलपमेंट का ग्रांट दे रहे हैं वो दें। इसी तरीके से 2 हफ्ते पहले अभी यूसुफ गिलानी साहब लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दिया। वो आप सही फरमा रहे हैं, ये हुई थी डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ये ना समझे कि हम इस पे मान जाएंगे, आप नहरों वाला मसला हल करें। नहीं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ये जब हम मेज पर बैठे तो ये बात अच्छी खुश इसलूबी से तय हुई। इस तरीके उसके बाद पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए गिलानी साहब के हल्कों के लिए दिया। PM ने दोबारा 44 करोड़ रुपए एक और गिलानी साहब के हल्के के लिए दिया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब ये मामला भी इंशाअल्लाह ताला हम बैठेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक आइंदा हफ्ते चेयरमैन बिलावल और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होने जा रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग की तरफ से 4-4, 5-5 जो सफेबल के रहनुमा हैं वो भी बैठेंगे। और मुझे अल्लाह की इजाज़त से कभी उम्मीद है कि ये मामला बड़े ग्रेसफुल तरीके से हल होगा और हम पीपल्स पार्टी को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करेंगे और नाराज करना भी नहीं चाहिए। हमारी एक एलाई है, हमने मिलकर चलना है। मेरा तो ये नुक्ते नजर है। सही बात, राइट, रियलिस्टिक बात यही है। रजा हारून साहब, मैं आपकी तरफ मामला लाती हूँ और जो अभी कहा हुजैफा साहब ने, देखें ये बात एक रियलिस्टिक बात है और वो कहते हैं कि देखें आईनी ओहदे आप लोगों के भी पास है, उन आईनी ओहदों में वो हासिल करने उसके हुसूल के लिए पीपल्स पार्टी के तमाम तर लीडरान को PMLN का भी वोट पड़ा है। तो अगर जाहिर है जितनी जरूरत उनको आपकी है, आपके आईनी ओहदों पे जो तमाम तर अफराद लीडरान मौजूद हैं उनको भी तो PMLN की उतनी जरूरत है। लेकिन आपकी पार्टी ऐसा लगता है कि कोई उनको इन आईनी ओहदों की कोई कॉग्निजेंस ही नहीं है। एक ये बड़ी फेयर बात है जो कि PMLN के लोगों से जब हम बात करते हैं, जैसे हुजैफा साहब ने तो माशाल्लाह बड़े खुले अंदाज में ऑन रिकॉर्ड ये बात की है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में आपको अर्ज कर रही हूँ कि PMLN के ज्यादातर लोग ये वाली बात ऑफ रिकॉर्ड बड़े उससे करते हैं कि भाई उनको भी तो हमारी जरूरत है, तो वो ये लोग क्यों ये वाली बात भूल जाते हैं पीपल्स पार्टी के। गुड, अच्छी बात। अच्छा, मैं कुछ बातें, एक तो मुज़फ़्फ़र भाई बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सी SIFC की मीटिंग के अंदर और किस लेवल की मीटिंग के अंदर पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने जो है वो इसका कंसेंट दिया है या इसकी अथॉरिटी की है या इसका अप्रूवल दिया है। दूसरा, जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की बात की, प्रेसिडेंट साहब इज नॉट अथॉरिटी। प्रेसिडेंट साहब जो है प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल नहीं देते। अप्रूवल तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने देनी है या SIFC के थ्रू कोई समरी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आई होगी। तो ये दोनों बातें जो है ना इबाहम क्रिएट करती हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है। और जहां तक मसला रह गया कि देखें हमारे PMLN के दोस्तों को एक प्रॉब्लम है ना, और प्रॉब्लम ये है कि वो मसले को नहीं समझते। मसला जो है ना पीपल्स पार्टी का नहीं है। आप समझ लेंगे पीपल्स पार्टी से बात कर लेंगे या पीपल्स पार्टी से कुछ रहेगा, मसला पूरे सिंध का है, सिंध की पूरी आवाम का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सिंध के दीगर सियासी जमातें हों, कौम परस्त जमातें हों। आज कराची में आज जो है कंसर्ट्स इन अलायंस और सिविल सोसाइटी मुजाहरा कर रही है जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है जो कि फ्रेयर हॉल से कराची प्रेस क्लब लेके जा रहे हैं। वो जमाती लोग नहीं है, वो जमात के लोग नहीं है, वो पाकिस्तान के कराची के सिटीजन सोसाइटी है। तो एक तो पहले तो सिचुएशन को समझ के उसी के हिसाब से सेंसिटिव गुफ्तगू फरमानी चाहिए ताकि उसका कोई हल निकल सके। अच्छी खुशाइन बात है कि जो एहतजाज हुआ बिलावल साहब ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, सदर मुमलिकत ने जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के अंदर आके बता दिया ना अपना उनको मौक़िफ़ किया, उन्होंने मना कर दिया, रद्द कर दिया, इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपना ख्याल इज़हार कर दिया। सिंध असेंबली ने करारदाद अच्छा, एक रजा साहब मुझे थोड़ी सी इजाजत अगर आप दे दें,
मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमने गुज़िश्ता हफ्ते हमने इसी के ऊपर हम मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी टीम ने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा, मतलब मैं अपनी टीम को इसलिए शाबाश दे रही हूँ क्योंकि रिसर्च के हवाले से एक बहुत अहम चीज़ उन्होंने निकाली। वो ये थी कि उन्होंने डिग आउट की ज़रदारी साहब की, प्रेज़िडेंट ज़रदारी की पिछले साल की, गुज़िश्ता साल की ट्वीट, जिसमें उन्होंने बाकायदा, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर है टीम के पास ये प्लीज़ स्क्रीन पे साथ-साथ चला लें। उस रोज़ शर्मिला बीबी हमारे साथ प्रोग्राम में थी। उन्होंने कहा कि मैंने आपका जी। प्रोग्राम देखा, मैंने वो ट्वीट भी देखी, आपने प्रेसिडेंट हाउस के हवाले से ट्वीट दिखाई थी, वो भी मैंने देखी। मैं तो बता रहा हूँ जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा, जो प्रेसिडेंट साहब की ट्वीट है उसका तो अभी ये तय होना बाकी है ना कि उनकी मर्जी थी, उनकी मंशा से थी, अल्फाज मुनासिब थे नहीं थे। जो उन्होंने कहे, जो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट में पार्लियामेंट से खिताब करते का, वो ज्यादा अहम हो गया ना, वो करंट हो गया। मैं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये शर्मिला बीबी ने भी यही जवाब दिया था, लेकिन कम से कम इतना एक एक्नॉलेजमेंट आ जाए अगर, जैसे हुजैफा साहब ने भी ये बात फरमाई ना, वो कह रहे थे कि मे बी आपको आफ्टर थॉट आया, शायद जब आपने शुरू में इस बात को, जैसे सदर जरदारी साहब की जो ट्वीट थी, शायद आपको फिर बाद में ख्याल आया, आपने अवाम का उस पर रद्द अमल देखा, तब आपको आफ्टर थॉट आई, तो इतना तो मतलब मान ले कोई मुज़ायका नहीं है, वो कहते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रेसिडेंट साहब तो अथॉरिटी ही नहीं है ना। अगर वो चाहे भी तो उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं दे सकते ना, उनका काम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव की है ना, या सीसीआई के इजलास की, ये एखने में जाकर बात होगी, या इरसा इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगी, 1991 का एक और सामने आएगा। प्रेसिडेंट तो इसमें कहीं आता ही नहीं है। को-चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी, मतलब एक पार्टी के लीडरशिप के हैसियत से तो अगर उन्होंने किसी को प्रिंसिपल अग्रीमेंट दी तो उसकी तो बहुत अहमियत है। नहीं, मैं उससे इनकार ही नहीं कर रहा कि उनको जो ब्रीफिंग दी गई थी क्या थी, ट्वीट क्या हुई, आई डोंट नो। वो तो एक प्रेसिडेंट हाउस उसके ऊपर आपकी वजाहत दे सकता है ना, मैं नहीं दे सकता। मैं तो उनका जो मौक़िफ़ मैंने उनसे सुना, ये छोड़े थर्ड पार्टी ने क्या क्या छपा, क्या बोला, क्या सुना, क्या जो उन्होंने खुद कहा, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना, वो करंट वर्जन हो गया। पिछले सारी चीजें जो है वो तो माजी का हिस्सा बन गई। अब दूसरी बात, आज जो डेवलपमेंट हुई है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। राणा सनाउल्लाह साहब को या वज़ीर साहब के किसी मुशीर को राब्ता कर देना चाहिए था। अब ये गुड न्यूज है, ये वे फॉरवर्ड है, ये पॉजिटिव है। तीसरी बात, देखिए हुज़ैफा भाई, जो जिन ओहदों की आप बात कर रहे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जरूर है, एग्जीक्यूटिव नहीं है मेरे भाई। एग्जीक्यूटिव ओहदा, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा, चीफ एग्जीक्यूटिव का आपके पास, ये जितने भी आपने ओहदे गिनवाए हैं, दे आर नॉन एग्जीक्यूटिव ओहदे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओहदा एग्जीक्यूटिव ओहदा है, वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओहदा, और हमारे वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओहदा एग्जीक्यूटिव, वो चीफ एग्जीक्यूटिव। जी प्लीज सर, मैं बात खत्म कर लूं जी, प्लीज 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 प्लीज। मैं आईनी ओहदों की बात कर रहा था, मैं सीएम बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा था, आईनी ओहदों की बात। वहां तो पीपल्स पार्टी का भी वोट है ना, सिर्फ आपका वोट नहीं है ना, मिलके बनाई है ना गवर्नमेंट। इसी तरह वो बात भी यही कर रहे थे। वैसे रजा भाई, मैं अर्ज कर रही हूँ, बिल्कुल इन ऑल ऑनेस्टी, बिल्कुल इन ऑल फेयरनेस की बात कर रही हूँ, वो बात भी यही कर रहे थे कि उनका साथ है ना, चाहे आपका आईनी होता हो या सीएम बलूचिस्तान हो, you cannot continue that post without the support of PMLN। सिर्फ इतनी बात अर्ज है। हाँ ठीक है, वो doesn't matter, I am just trying to put the reference to context कि जब आप नहर की बात करेंगे तो ये सारे ओहदे, इवन सीएम बलूचिस्तान का ओहदा, it doesn't matter ना, it doesn't come into it। इधर तो आता है सीएम सिंध, इधर तो आता है सीएम पंजाब, जिनको एतराज है। ये मैं इसलिए वजह से बात कर रहा हूँ। बाकी प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, all of this doesn't matter। ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि हो ना हो, इसमें कोई रेलेवेंट कैरेक्टर नहीं है। सो व्हाट आई वुड से कि देख, जो इजलास आपने करना है ना हुज़ैफा भाई, वो है सीसीआई का। ये जो मुज़ाकरात भी आप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे टुवर्ड्स द सीसीआई का इजलास, ताकि जब सीसीआई का इजलास हो तो तमाम फरीक़ैन उस पर एग्री कर सकें, जो बात मुज़ाकरात में तय कर ले। तो ये आपको 3 हफ्ते पहले कर लेनी चाहिए थी ना, जब 4 अप्रैल को बिलावल साहब ने कड़ी खुदा बख्श में खिताब किया था। तो दिस इज व्हेयर आई एम सेइंग कि आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, थोड़ा सा देर हो जाती है आपको, और देर कर दी मेहरबान आते आते इशू क्रिएट हो जाता है। अजहर साहब, देर हो गई है या आपको लगता है मामला अभी भी हल हो जाएगा? पीटीआई तो बड़ा एंजॉय कर रही होगी तमाम सूरत हाल को, स्पेक्टेटर, वो क्या कहते हैं, पेविलियन में बैठ के लेकिन ये फरमाइएगा, जाहिर है जो इश्यूज हैं, एक मैं बात ये करना चाहती हूँ, कल मैं बिलावल साहब की तकरीर का हवाला मैंने दिया, लेकिन क्या हमारे पास वो शॉट है बिलावल साहब का, वो जो उन्होंने खान साहब के हवाले से एक बात फरमाई थी? नंबर 420 ने इन 6 कनालों में से 2 कनालों की इजाजत दी थी। पीडीएम के दौर में मैंने आके आपसे वादा किया था कि मैं एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा, और मैंने तब भी वो वादा पूरा करके दिखाया।
आपने तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला साहब था उसको घर भेज दिया था। वो उन्होंने खान साहब के हवाले से उनको कैदी नंबर 420 कहकर मुखातिब किया और कहा कि उन्होंने 2 नहरों की तो मंजूरी खान साहब के दौर में, पीटीआई दौर में दी गई। तो अब आप उसको कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हो रहा है, ऑपोजिशन हो रही है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है ऑपोजिशन करके नहरों की। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर एन इशू कैन ईजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। मैं एंजॉय कर रहा था। रज़ा भाई बहुत रिगार्ड है, हुज़ैफ़ा छोटे भाइयों की तरह से है, लेकिन एक बात सच है, वो बात वो है रुसवाई की। यानी 3 सालों में एक पहली दफ़ा आया है कि जब कुछ सीरियस बात सुन रहे हैं, अवामी मसला है, लेकिन लूट मार चल रही थी यहाँ पर, किसी अवाम का एहसास ही किसी को नहीं था। आज अवाम याद आ गई है, आज जलसे जुलूस हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। कितने के नज़रबंदी के ऑर्डर आ गए, कितने के 144 का नफाज आ गया, कितने के नाम लोग उठाकर चले गए। ये सोचने वाली बातें हैं। यानी पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क में इस पीडीएम की हुकूमत में जमहूरी कल्चर चल रहा है और अब इन्हें कोई याद नहीं आ रही, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याद आ रही है जो जुल्म और ज्यादतियाँ होती आ रही थी। चलें, अच्छा है, वो सबक तो फिर नहीं सीखना। सबक अगर सीखा होता तो ये मुल्क आगे जाता है ना। यानी मैं मिसाल के तौर पर, मैंने जो कि मेरा ये सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ वाटर अकॉर्ड 1991 पे, केपी में भी जब आप लोग एहतजाज पीटीआई करते हैं तो तब भी तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ऑब्वियसली वहां तो गवर्नमेंट ही आपकी, इंतजाम ही सारा आपका है। नहीं, मैं देखिए, मैं उसके बावजूद लोग उठाए जाते हैं। किसने आपको कह दिया कि नहीं उठाए जाते? एफआईए नहीं है। अच्छा, केपी में भी आपके लोग उठा लिए जाते हैं? नैब नहीं है। हाँ तो बिल्कुल, इसमें क्या डाउट है? अभी आप उठा के तो देखे ना इस बात को। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात बड़ी सीधी सी है। फिर गंडापुर साहब से सवाल बनता है। जहां तक जो मामला है ना, नहीं देखिए, मैं बात सिर्फ इतनी बात कहने की है कि अवामी इश्यूज पे गुफ्तगू होनी चाहिए। हम तो बोल भी नहीं सकते ना, हम तो बात भी नहीं कर सकते। क्या हाल है इस वक्त मुल्क का? हम जो नहरी वाले मामले में जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हम उसके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, सिंध की आवाम जो चाहती है हम उसके खिलाफ नहीं चलेंगे। और जहाँ तक 2 नहरों की अपना अगर मंजूरी दे दी थी तो सदर पाकिस्तान को 6 नहरों की मंजूरी के हवाले से ब्रीफिंग क्यों दी गई? सदर पाकिस्तान को सब ब्रीफिंग नहीं लेनी चाहिए थी, ना सदर पाकिस्तान को ट्वीट करना चाहिए था। सदर पाकिस्तान का ये काम नहीं था। वजह क्या है? एग्जीक्यूटिव ने करना था या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने करना था। लेकिन आज हमें बताया जा रहा है कि मुल्क में तरक्की हो रही है। आप यहाँ पर सोसाइटियाँ बनाकर, आमों के दरख्त काट कर, आप जो जरखेज ज़मीनें उन्हें बंजर कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने रेगिस्तान आबाद कर रहे हैं। और पहले भाई वो ज़मीनें बचा लो कि जो जरखेज ज़मीनें हैं, जिसकी तबाही और बर्बादी जिस किसी ने किया, किस दिन कमीशन बैठेगा पता चल जाएगा। यहाँ तो सब अच्छा की लाभ लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अच्छा, वो आपने देखा नहीं, ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ, मैं तो बड़ा अच्छा, मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त हुआ होगा। जब मैंने किसी से पूछा तो पता लगा जनाब उनका रहन सहन का, वीआईपी प्रोटोकॉल, स्टेट गेस्ट, वो तकरीबन करोड़ों रुपए के करीब जो खर्चा है वो किस बात का? हम यहाँ होते हैं कन्वेंशन में स्पीकर्स को इंतजामात किए जाते हैं, पार्टिसिपेंट को मैं पहली दफ़ा देख रहा। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपके सामने है किसान मर रहा है, वो किस किसान की बात कर रहे हो भाई? या गंदम के हालात क्या, चीनी के मामले में क्या किया? गन्ने में शुगर मिले कमा कर किस्तियां 5 कर गई, गंदम मिले पैसे कमा जाएंगी, क्या किया? अभी आपने शायद देखा नहीं, जो हेल्थ वर्कर सड़कों में बैठे हुए हैं। अभी आने वाले दिनों में बजट आने वाला है, देखिएगा उस्ताद साहब भी सड़कों में देखिएगा आप। अभी यकम मई आ रही है, आप लेबर देखिएगा सड़कों में आपको नजर आएगी। वजह क्या है कि ये गवर्नमेंट अवामी गवर्नमेंट नहीं है, इनके अपने मसाइल हैं, अपनी लूटमार चल रही है, अपने मसाइल चल रहे हैं, उसमें उलझे हुए हैं। अवामी तो पहला इशू देख रहा हूं मैं, 3 सालों के अंदर सारे इदारे इनके साथ लगे हुए हैं। पीएमएलएन के सारे लोग ये बात करते हैं कि आप अभी तक इनकी हुकूमत को इतना साल हो गया, गुज़िश्ता पीडीएम गवर्नमेंट भी आप मिला लें, वो कहते हैं कोई मेगा स्कैंडल करप्शन का नहीं आया। सारे इदारे वहीं बैठे हुए हैं, एटीसी है, नैब है, और नैब में तो इफ आई में रिकॉल के नैब में नहीं, आप हर बाद में ले, मेरे अर्ज मेरा सुन ले। मैं नैब का मैं कह रही हूँ, वो कहते हैं नैब में तो एक प्रोविजन है कि कोई आम शहरी भी लिखकर एक विजिलेंटे के तौर पर बता सकता है कि यहाँ पर आप अपनी तो जो आपकी दरकार है आप लिखे ना नैब को, अगर आपको इतनी करप्शन नजर आ रही है। अच्छा देखिए, मैं बताऊं आपको, पता है बैनुल-अक़वामी इंडेक्स में करप्शन में आप ऊपर गए हैं, 1 दर्जे या 2 दर्जे गए हैं। क्या 3 सालों में करप्शन खत्म होगी इस मुल्क के अंदर? कोई आप नैब चले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बता दें सूबे में, पंजाब में खत्म हो गई है या सिंध में खत्म हो गई है?
या क्या हालात और वाकया था? सुबह से बलोचिस्तान में खत्म हो गई है। हमने करप्शन के बारे में स्कैंडल है आपके सामने, इंक्वायरियां की। बाबर सवाती के बारे में हमने इंक्वायरी बैठकर सारे सामने आया। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने सैकड़ों कंप्लेंट डाल चुका हूं पिछले 3 सालों के अंदर। नैब, मैंने जब इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, मैंने 6 बातें कही थी कि नैब की तबाही और बर्बादी कर देंगे। क्या कर दिया नैब को? सिर्फ एक ही नजर आता है। और मुझे बकायदा नैब ने लिख के भेजा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है अजहर साहब की तरफ से करोड़ों रुपया लगाया कि उन्होंने नैब को मुतल्ला किया है जो उनको करप्शन नजर आ रही है, लेकिन नैब हम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसके ऊपर वापस आएंगे। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हुज़ैफा साहब, अभी बहुत सारे कंसर्न्स देखे, ब्रेक से पहले कितना बड़ा इंकशाफ किया अजहर साहब ने कि उन्होंने नैब को लिखा है, अपने सूबे का वो हाल बता रहे हैं कि वहां तो सिटिंग स्पीकर के हवाले से वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपके यहाँ कुछ पता ही नहीं है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप लोग आए, सारी करप्शन खत्म हो गई, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही इदारे हैं, और पीटीआई वालों को हर जगह करप्शन नजर आ रही है, नैब एक्शन लेने से गुरेजा है। और मैं आपको ये जो पीपल्स पार्टी वाला मसला है ना, मैं इस पे आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ओहदों का हवाला दिया। रजा साहब ने भी एक सिमिलर सी बात की। बिलावल साहब ने जरा सख्त अल्फाज में मतलब इस बात को एड्रेस किया था कि जब आप लोग उनको ओहदों का हवाला देते हैं ना, सुनिएगा बिलावल साहब ने क्या कहा था। शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को कि आपने मुझे वजीर आजम 1 नहीं 2 दफा बना दिया है। आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। आपने उन तमाम कुव्वतों को शिकस्त दिलवा के साफ पैगाम भेजा है कि उमरकोट के अवाम, इस सूबा के अवाम, इस मुल्क के अवाम ये किनालों का मंसूबा को मुस्तरद करते हैं। ये शॉट आपने सुना, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम हर तरह के इनको हम लोग लात मारते हैं, हमारे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है, वजारतें हो, ओहदे हो। तो ये इस तरह की बातें उनको आप पलट के ना सुनाया करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं अब थोड़ा सा तफसील से आप सारी सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए हैं। कुछ आपके हैं, कुछ रज़ा साहब के हैं, कुछ अज़हर सदीक साहब के हैं। पहली बात तो ये कि मैंने जो बात की कि पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कहती है ना कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, तो मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि वह एग्जेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे हैं या आइनी ओहदे हैं। मैंने सिर्फ ये बात की कि जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो गिव एंड टेक चलता है, और हमने जो है अपने वोटों के ज़रिए उन्हें जो है वो आइनी ओहदों में उनकी इमदाद की। और अगर उन्होंने जब बात की कि एग्जेक्टिव की, तो मैंने कहा एग्जेक्टिव का भी एक ओहदा उन्होंने लिया, बलूचिस्तान में लिया। और जब उन्होंने बात की बार बार, बट दैट डजंट मैटर टू देम ना, वो कह रहे हैं उनकी तो अहमियत ही कोई नहीं है। बिलावल साहब ने खुद तो हम तो लात मारते हैं उन्हें। जी मैं वो देखें जी, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे तलखी बढ़े, लेकिन आसिफ जरदारी साहब कोई ऐसे सदर नहीं है कि आप कहें जी गैर सियासी हैं, पार्टी के कारकुन को सदर बना दिया। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद जिस शख्स ने चलाया उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। तमाम बड़े फैसले आसिफ जरदारी साहब करते हैं। गो इस वक्त न्यूट्रल ओहदे पर हैं, एक आइनी ओहदे पर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में पत्ता भी जरदारी साहब की मर्जी से ही हिलता है। और ज़ाहिर है बिलावल साहब का बड़ा एक एहतराम है, तो ज़ाहिर है हमने उस वक्त जरदारी साहब से बात की, और जरदारी साहब से बात कोई अप्रूवल, कोई इंतजामी अप्रूवल या कोई समरी भेजने की नहीं थी। एक अपने एलाई होने के नाते, एक पार्टी के सरबरा होने के नाते, को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होने के नाते, हमारे साथ इत्तेहाद की बुनियाद के नाते तो हमने उन्हें एतमाद में लिया। और जाहिर है अब ये सारी चीज़ें अनर्थ हुई हैं, बाकी चीज़ें सामने आई हैं, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ हम बैठेंगे, इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन ये कहना कि ओहदों को लात मारना, ये बातें मैं समझता हूँ कि मैंने कभी बिलावल साहब का ये रूप नहीं देखा, और वो बड़े ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हैं और हमेशा उन्होंने बड़ी पार्लिमानी बात की। तो मैं समझता हूँ अपने किसी भी इत्तेहादी के बारे में इस तरह की बात वैसे भी मुनासिब नहीं। मेरे ख्याल से उन्हें किसी न किसी स्टेज पे इस बात का एहसास होगा। अवामी जलसों में तो इस तरह की बात अच्छी लगती है, उसमें ज़ाहिर है, लेकिन आप ऐसी बात कभी किसी अपने इत्तेहादी के बारे में नहीं कहते कि जब आपने उसके सामने बैठना है तो कम अज़ कम आपकी आंखें जो है वो झुक ना जाएं, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि इंसान की शख्सियत उसकी ज़बान के नीचे छुपी होती है। और चेयरमैन बिलावल ने हमेशा इत्तेहाद की बात की, हमेशा इत्तेहाद की बात की उन्होंने, और हमेशा पॉजिटिव बात की। लेकिन ज़ाहिर है अग्रेशन इंसान है, आ जाता है, कभी बंदा तल्ख बात भी कर जाता है। लेकिन मैं उनकी इस बात को जो है, इस तलखी को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ना पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है कि वो ओहदों को ठोकर मार दे, और ना मुस्लिम नून को ज़रूरत है। ज़ाहिर है मुल्क के लिए, मजबूत मईशत के लिए हमने मिलकर चलना है, और इंशाअल्लाह ताला मिलकर ही हम इस मसले का हल निकालेंगे। आपने एक सवाल किया था मुझसे पंजाब में गंदम के हवाले से। देखिए हमारा प्रिंसिपल स्टांस था कि पंजाब में हमेशा
किसान जो है अगर वो 50 लाख है, 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो पूरा सूबे 12-13 करोड़ आबादी है सूबे की। तो अगर हम किसान से 4,000 या 5,000 रुपये मन गंदम का रेट गवर्नमेंट मुकर्रर कर देती है, उसमें 2 इश्यूज आते हैं। एक तो ज़ाहिर है जब सरकार एक रेट मुकर्रर करती है, मार्केट उससे फिर ऊपर जाती है। दूसरा सबसे बड़ा इशू वीट प्रोक्योरमेंट का है। वीट माफिया जो है वो प्रोक्योरमेंट के दौरान हमारा फूड डिपार्टमेंट इतने बड़े घपले करता है कि जब हमने 5, 6, 8 महीने बाद उस गंदम को इस्तेमाल करना होता है, जो कि हमने मार्च अप्रैल में प्रोक्योर की हुई होती है, एक तो उस गंदम के अंदर मिट्टी की शिकायत आती हैं, उसकी क्वालिटी की शिकायत आती हैं। तो हमने इस दफ़ा क्या किया, पिछली दफ़ा ठीक है आप कह सकते हैं कि आपने गंदम प्रोक्योर नहीं की, किसानों को कुछ दिया भी नहीं। इस दफ़ा हमने किसानों को सस्ता बीज दिया, इस दफ़ा हमने किसानों को सस्ते ट्रैक्टर दिए, सब्सिडी के ऊपर खाद दी, बैलेंस पेमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि आप जाएं, इतना अच्छा होता तो वो मुस्तरद तो ना कर रहे होते पैकेज को हुज़ैफा साहब। वो उनका तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हर तबके का अपना एक मुतालबा होता है। हमने बाहिसियत हुकूमत फैसला करना है कि हमने सूबे में एक सस्ती गंदम देनी है, सस्ती रोटी देनी है, और सूबे में किसानों का बड़ा एहतराम है, उन्हें मजीद रिलीफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हम उनसे वीट प्रोक्योर नहीं कर रहे तो वही प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट उन्हें किसी न किसी शक्ल में हम ट्रांसफर करें जो डायरेक्ट किसान को मजीद बेनिफिट मिले। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि 8-9 करोड़ सूबे के जो बाकी लोग हैं जिन्होंने सस्ती रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, हम उनकी रोटी की कीमत 40 रुपए पे पहुंचा दें, हमने उस रोटी की कीमत को मजीद नीचे पर लेकर आने। इस पे ज़ाहिर है आप एक बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि अगर सरकार 4,000 पर गंदम परचेज करेगी तो पंजाब में रोटी की कीमत 50 रुपए होगी, फिर आप ही मीडिया तनकीद कर रहे होंगे। किसानों को रिलीफ देने इस पर अच्छा, ये मुझे आई क्लियरली रिकॉल कि जब ये इनिशिएटिव हुआ था ना, उस वक्त आप लोग ये इस पे तनकीद आती थी पीटीआई की तरफ से, मतलब वो कई दफा मजाक उड़ाते थे कि जी नवाज शरीफ मियां साहब आपको पता है। मेरे भाई ने बात की करप्शन की, आप अगर सवाल कर लेंगे मैं फिर जवाब दूंगा, भूल ना जाऊं जी, तो टाइम निकल जाएगा। मैं जी मैं सिर्फ यह कह रही थी कि पीटीआई वाले, आपको याद है उस टाइम भी आपने गंदम वाले मामले को बड़ा अच्छा आपने उसको एक एड्रेस किया है ना, बताया कि उसके क्या सियागो सबाक है। लेकिन ये कि वो पीटीआई का मैं इसलिए अर्ज करी थी, वो पीटीआई के केपी की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही तनकीद आती थी कि मियां साहब देखें इररेलेवेंट हो गए हैं, वो ये नान वाली दुकानों पे मौजूद है, और मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने उन तमाम तर तस्वीर का, विजुअल्स का मजाक उड़ाया। तो मतलब वो इसको बहुत ज्यादा एक उसमें ले रहे थे कि आप मतलब ये इस कदर इररिलेवेंस हो गई है मियां साहब जी। रोटी बेसिक नीड है। 50 लाख या करोड़ किसान पंजाब के, हमें उनका बड़ा एहसास है, और आप सब लोग तजावीज दें, मेरे पैनल में दोस्त बैठे ये तजावीज दें, उनके रिलीफ के लिए हमने क्या करना है, ये बड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन्हें रिलीफ देने के लिए आप प्रोक्योरमेंट 5,000 पर ले जाए और रोटी कीमत 60 रुपए हो, और बाकी 8-9 करोड़ जो आम मजदूर है वो रुल जाए सूबे के अंदर। तीसरी बात, करप्शन की बात कर रहे थे, सही हो गया जी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, सबसे मैं करप्शन पे मैं बात कर लेता। जी जी, ये मैं सिर्फ जी प्लीज एंड में कर लीजिएगा ना। जी जी प्लीज। जी हम करप्शन पे आते हैं हुज़ैफा साहब, हम जरा और आगे बढ़ते हैं ना इस मामले पे, हम करप्शन पे दोबारा अगले राउंड में आपसे बात आ जाएगी। जी रजा साहब, मैं कुछ बातें क्लैरिटी चाहता हूँ। देखें, मैं हुज़ैफा भाई हमारे दोस्त भी हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं। किसी भी पार्टी के लीडरशिप के मुतालिक जब अल्फाज अदा किए जाते हैं बड़े सोचना समझना चाहिए। हमारे लिए मोहतरम है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसी तरह बिलावल साहब जब भी पार्टी के चेयरमैन है, नंबर 1 तो उन्होंने लफाजी नहीं की, तकरीर की है ना, अवामी तकरीर की है, किसी कमरे में नहीं, अवाम से इसी तरह खिताब किया जाता है। दूसरी बात है कि जिस बात को आप तलखी कह रहे हैं ना, वो वजारतों को लात मारना एक मुहावरतन जुमला इस्तेमाल होता है। वो आपको लात मारने, खुदा ना खास्ता, या वजीर आजम को लात मारने, उनकी ऐसी बात नहीं की थी। आप मेरे ख्याल में समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है। उनका कहना ये था कि सिंध के अवाम के साथ खड़े होंगे, इश्यूज पे हम अवाम के साथ खड़े होंगे, और वहां खड़े होने के लिए अगर हमें वजारतों को लात भी मारनी पड़ी, ओहदों को लात भी मारनी पड़ी, तो सियासी आदमी तो यही बोलता है ना, चेयरमैन तो ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं मेरे भाई। वो आपको थोड़ी कहा गया है, वो आपने अपने ऊपर ले लिया। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, अभी इजाजत है जी, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं इस बात को जी। मैं चाहता हूं कि आप उसके अंदर थोड़ा सा इस बात को समझें कि ये मुहावरत है अवामी। हुज़ैफा साहब चले, आपने उनको डायरेक्टली एड्रेस किया। रजा भाई एक जुमले की इजाजत दीजिएगा। हुज़ैफा साहब एक बात तो यही पर एक मामला एड्रेस हो जाएगा। बिलावल साहब का मुझे बहुत एहतराम है, मैंने ये बात कही कि बिल्कुल उन्होंने मुहावरतन ये बात कही, लेकिन जहां आप सियासी अलाई होते हैं और आप इतने अहम फैसले इकट्ठे मिलकर कर रहे हो, डूबती इकोनॉमी को आपने खड़ा किया हो, वहां फिर आप अपने एलाई को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मेरा अपना बाकी बिलावल साहब का एहतराम है, बहुत एहतराम है बिलावल साहब का। बिलावल साहब का समझाएं, इनको समझाएं, ये अपने एलाई को नहीं की गई है। जी जी, आप यही बात तो नहीं समझ रहे ना, आपने उसके मतलब ही, ये तो अपने लिए की गई है। नहीं, बस आपने इसकी वजाहत कर दी कि हमें नहीं कही गई, ओदों की हत्या की, तो अच्छी बात है, ज़ाहिर है बड़ी अच्छी बात है। ऐसा ही होता है मेरे भाई, हुज़ैफा भाई, खिताब में ऐसे ही होता है। और क्या होता है खिताब में? वो आपको थोड़ी, आपको कहेंगे तो आपका नाम लेके कहेंगे ना, वज़ीर आज़म का नाम लेंगे, अल्लाह ना करे लें वो,
और कल भी उन्होंने, लेकिन रजा साहब ये बात मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, आपके जरिए आपकी क़यादत को भी पहुंचा रहा हूं, हम आपको रूठने नहीं देते, हम आपको मना लेंगे इंशाल्लाह ताला, आप फिक्र ना करें। मैं तो कह रहा हूं कि रूठने हम आपको मना लेंगे। एक बात को बस याद रखिएगा, अपनी लीडरशिप को बताएं कि पानी जो है ना, और बाकी मसले भी आते रहते हैं, वो अपनी जगह है, फंडिंग का मसला है, अगर मुझे 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ अगर पानी का मसला है, मुशावरत का मसला है, पावर शेयरिंग का मसला है वो, लेकिन जो पानी का इश्यू है ना, ये इंतहाई संजीदा और बड़ा सेंसिटिव मैटर है। ये ना सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए बल्कि ज़राअत के लिए, और पानी हमारे पास शॉर्ट है, तो इसके अंदर इतने जो आपने डेज वेस्ट किए हैं ना, अब उसको प्रोडक्टिवली इसको एक्सीलेटर में पाँव रखें इसके अंदर। अच्छा, मैं अर्ज करूं रजा साहब, अभी जोश खिताबत की बात हो रही है ना कि शायद मे भी आप लोग थोड़े अग्रेशन में कुछ बातें कर रहे हैं। वो PMLN के लोग, मैं आपको बताऊं, बड़ा कहते हैं हमें कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे आपने बिलावल साहब की बात चले आपने एड्रेस कर ली कि वो उनको नहीं कह रहे थे, लेकिन जैसे शर्जील मेमन साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि, और मैंने उनका पिछले हफ्ते उनका वो शॉर्ट भी चलाया था, उन्होंने कहा बुग़्ज़ ज़रदारी में सारे लोग मुब्तला हैं और ये इसलिए हमारी बात को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उमरकोट के इलेक्शन में भी आपने PMLN को शामिल करके कहा कि बुग़्ज़ ज़रदारी वाली जमातें मिल गई हैं सारी, ये भी शर्जील मेमन साहब का ट्वीट था। तो आई एम सेइंग कि ये आ रहा है ना आपकी तरफ से बहुत एक हार्ड और हार्श किस्म के कुछ जुमले। आपको बताऊं, जो इलेक्शन हो रहे थे ना, इलेक्शन में एक मैं समझता हूँ, मेरी राय है, मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है, उन्होंने वहां हमारे इत्तेहादी होते हुए, एलाई होते हुए, वहां जो PTI का उम्मीदवार था ना उसको सपोर्ट किया है। अब उस हमारे से अच्छा, इसको वैसे तरदीद कर रहे हैं। मुझे याद है हमारे जुमे के रोज ना अकील साहब थे प्रोग्राम में, वो कहते हैं हमने तो कोई सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो ये इस हद तक उन्होंने कहा कि अगर हमने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो आपके सपोर्ट में नहीं किया। सुन ले, इलाकाई, मैंने इसीलिए कहा ना मुस्लिम लीग की इलाकाई तंजीम है, मैंने मुस्लिम लीग की मेजर लीडरशिप का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि मुस्लिम की जो मकामी इलाकाई तंजीम है उस इलाके की, उसने बाकायदा सपोर्ट भी किया, उनके पोस्टर्स भी लगे। अब उसका मतलब ये हुआ कि पोस्टर भी लगे, हाँ, पोस्टर्स को तो फिर आप डिनाई नहीं कर सकते। क्या हम ये समझे कि लेकिन मुस्लिम लीग नून खड़ी हो जाती तो कोई मसला ही नहीं था ना, पार्टियों का मर्जर थोड़ी हो गया। अगर मुस्लिम लीग नून खड़ी उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन मर्जर नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे तो फिर शर्जील मेमन तो हाँ, ये जरा वो है, ऑफ हुआ, ठीक हो गया। खुद खड़े हो जाते तो इतना बुरा ना लगता उन लोगों को। मैं पूछती हूँ, हाँ वो तो सही बात है। और अच्छा रजा साहब, एक ये सारी वाली जो बात एक चल रही है, एक जोशे खिताबत में आपको PTI वाले भी कहेंगे। अब आप देखें ना, इमरान खान साहब का जेल में नंबर 804 है, कैदी 804, उन्होंने जोशे खिताबत में बिलावल साहब ने वैसे उनको भी 420 कह डाला। वैसे मैं बताऊं, अब उनका नंबर 804 शायद नहीं है, फिर क्या है, 420 हो गया। आपने तो नहीं करवाया सिफारिश देके? अडियाला में अर्जी तो नहीं गई है पीपल्स पार्टी के लेटर हेड, अदरवाइज कंफर्म कर दें उनका नंबर 804 अब नहीं है, अदरवाइज कंफर्म करेंगे इस बात को। जी असर साहब, उनका नंबर वाकईतन चेंज हो गया, तो फिर बिलावल साहब ने फिर वो कहते हैं इतनी हार्श बात नहीं की। अच्छा देखिए ना, मैं पहले तो बात है ना, थोड़ा कड़वा थोड़ा हाफ मीठा मीठा तू की बातें ये सारी जो है ना, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मैंने भी तहकीक की थी कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। वो लोकल, आपको पता है कैंडिडेट को दोस्ती यारी होती है, कई दफ़ा दोस्ती यारी में अपने दूसरे को कर देते हैं। और याद रखिएगा, हम क्यों लेंगे नून लीग के सपोर्ट, हम क्यों लेंगे? हम कोई सियासी यतीम नहीं है। हमें नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त बैठकर यानी चंद वोटों की खातर हम अपना असूल कुर्बान कर दें कि एक वो सियासी जमात कि जिसने डिक्टेटर के पाँव में बैठकर और अभी बैठकर जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की, हम कहें वो बैठकर खुदारा ये हमसे ना करें, ये गाली है हमारे लिए कि हम मुस्लिम लीग कोई वोट लेंगे। और वोट वैसे हैं भी उनके कमा कितने, जरा बाहर निकल के तो देखे ना नवाज शरीफ हालत क्या है। अब आए अगली बात की तरफ, जो बड़ी सीरियस इशू है। देखें, इस वक्त इस मुल्क को आगे लेके जाना है आपने, और आपके पास जाने के आज जितना मर्जी कर लेना, 85 के प्रोजेक्ट है ना सारे, ज़ियाउल हक के बाद के सारे प्रोजेक्ट लेकर आज बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें क्या हम मुल्क को आगे लेकर गए हैं। यही बताया जाता है कि जनाब पिछली गवर्नमेंट में, ओ भाई 3.5 साल के अंदर 2 साल 2.5 साल तो कोरोना था, उसके बावजूद इंडस्ट्री बूम की, इंडस्ट्री खड़ी की, इंडस्ट्री यूनिट इतने थे, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आया, यहाँ आके इस मुल्क की ये जो मर्जी कहते रहे। मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, आज आकर इकोनॉमिक इंडिकेटर को सामने रखकर बैठ जुडिशल कमीशन बना लें और तय करें कि जिसने इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं। मोइशा, हमारे पास क्या था, 3.5 साल के अंदर 2 साल तो कोरोना रहा,
उसके बाद इनके पास रही है 85 से लेकर आज तक। आज डॉलर जो है, उस वक्त गौर करें जनरल अयूब के दौर में डॉलर की कीमत क्या थी, आज डॉलर कहां चला गया है। वो हमें बता रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े हो गए हैं। कहां इकोनॉमिक इंडिकेटर? हाँ, ये हुआ है कि आपने जो एक अपर क्लास है ना, उस अपर क्लास को सुपर हीरो बना दिया है। यानी तकरीबन कोई 60-70 खानदान के हाथों में इतनी दौलत दे दी है कि वो इस मुल्क में बैठकर राज कर रहे हैं। आप तो मिडिल क्लास खत्म कर दिया, गरीब की गुर्बत तो खत्म होगी, वो तो बेचारा खुदकुशियां करता फिर रहा है। क्या हमारे पास, यानी हमसे पूछ रहे हैं हम बताएं गंदम कैसी पे? ओए हुकूमत आपकी है भाई, गवर्नमेंट आपकी है। आपको अगर आपको पता होता है आज कॉस्ट फैक्टर निकालें, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करते हुए अच्छी तजवीज दे सकते हैं ना। देखें वो रोटी 50 रुपए कर दे। देखें ना बात बड़ मैं देखें मेरा एक सवाल बड़ा सीधा सा है। हुकूमत इनके पास है, वजीर खजारत खजाना इनके पास है, हमारी तजीज़ों पे चलना है इन्होंने। आप खुद गौर करें कि आपने गंदम का कॉस्ट फैक्टर क्या निकाला, हमने ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम दे दिया था, हमने चीजों की चीनी की कीमत मुकर्रर करने का तरीकाकार दे दिया था, गंदम की कीमत मुकर्रर करने का तरीकाकार दे दिया था, और उसमें जो चोरी वगैरह सारी चल रही थी वो सारे का सारा सीधा कर दिया था। ये रिकॉर्ड की बात है। आज खुद देखें चीनी कहां थी, एक्सपोर्ट की इजाजत दी, हम शोर डालते रहे कि मत एक्सपोर्ट, सारा गंदम का और चीनी का। अगर एक मिनट का देखिए मैं बताऊं आपको, हमने एक चीनी एक्सपोर्ट करने की जो बातें है ना, मुझे ये बताएं, हम शोर डालते रहे मत एक्सपोर्ट करें, कोई आज पूछेगा इनसे कि चीनी एक्सपोर्ट क्यों की? एक्सपोर्ट के बाद हर साल हर दफा यही हाल होता है कि एक्सपोर्ट की इजाजत दें, उसके बाद चीनी की कीमत कहां से कहां चली जाती है। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें है। अब क्या होगा, अब जब ये नहीं परचेज करेंगे क्या? अभी कपास देखें, आपका सारे इंडिकेटर आपके सामने आ गए, आप कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो मुल्क जिसने एक्सपोर्ट करनी होती थी उसकी हालत क्या कर दी है। यानी खुदारा ये सीख है, सियासी लड़ाइयां बारी अपनी जगह पर हैं। क्या हमने इस मुल्क को आगे लेकर गए हैं? इस मुल्क की हमने मईशत बता रहे हैं, मईशत खड़ी कर दी है। भाई स्टॉक एक्सचेंज खड़े होने से मुल्क की मईशत खड़ी होती है। आप अंदाजा लगाएं कि पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। किस बात का? ये फ्रॉड नहीं है कौम के साथ कि आप बैठकर अच्छा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपने लगाना कहां था? पसमंदा इलाकों के लिए जहां से पेट्रोल निकाल, अच्छा यहाँ बताया जाता है बलूचिस्तान की सड़कें बनानी है, उसको मुंतकिल किया गया 2 मरतबा ट्वाइस। शॉर्ट कमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑन, ये बहुत बड़ी एलिगेशंस है अजहर साहब की तरफ से लगाई गई है मुल्क के हवाले से कि वो क्या हैंडल कर रहे थे, उन्होंने जो रिलीफ दिया था एज कम्पेयर टू मतलब उनके हिसाब से जो हालत इजाद आपने की हुई है। रजा भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं हुजैफा साहब पे चलती हूँ। जी रजा साहब में चलेगा। मैं कह रहा हूँ चीनी का स्कैंडल इनके दरमियान, वीट का स्कैंडल इनके, उसमें एनर्जी का स्कैंडल इनके दौर में, खुद दवाइयों का स्कैंडल इनके दौर में अरबों रुपए का, ये तो नहीं थे लेकिन अरबों रुपए का। फिर दूसरी बात है कि एक बात तो हम सब जानते हैं ना कि जो इनका दौर था 3 साल, उसमें IMF वर्ल्ड बैंक हमसे कर्जा लेके जाता था, इतने अच्छे हालात थे हमारे। अच्छा सही हो गया। जी हुजैफा साहब। जी मैं अब चाहूँगा कि आप बेशक अपने जो प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे उसमें से बेशक 1-2 मिनट मेरे लिए निकाल लें, क्योंकि आपके व्यूअर के लिए ज़रूरी है कि जितनी लंबी तमहीद अजहर सिद्दीक साहब ने बांधी उनका मैं अगर जवाब नहीं दूंगा तो प्रोग्राम बैलेंस नहीं हो पाएगा। पहली बात तो इन्हें बात की इकॉनमी की कि जी इकॉनमी खड़ी हो रही थी। मुझे बताएं कि 19 के अंदर जब कोविड आया इन्होंने अपने 2 वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिए। खुद हफीज़ शेख ने आकर कहा कि IMF के पास ताकीर से जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। डॉलर जिसको हम 104 पर छोड़कर गए थे वो रातों रात 175 पर चला गया। आपकी इकॉनमी हिचकोले खा रही थी। 2020 में आपके तमाम दोस्त ममालिक ने कोरोना की वजह से आपके तमाम कर्जे रोल ओवर कर दिए। 2021 के अंदर आपने IMF के मुआहदे को लात मार दी और पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई करवाई कि आप इतने बड़े मालियाती इदारे के साथ डॉज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमी खड़ी कर दी। आपने कंपैरिजन करना है, आप 17-18 के साथ करें। जब 18 को आपने हुकूमत तब इकोनॉमी क्या थी, और जब 22 को आप छोड़कर गए थे तब इकोनॉमी क्या थी। आप कह रहे हैं कि हमारे दौर में स्कैंडल नहीं आया। भाई हमने बाकायदा लिखी पढ़ी बात है कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा जब भी किसी भी अजनास की गले की एक्सपोर्ट की इजाजत देगी तो हर 15 दिन बाद उसे रिव्यू करेगी कि मुल्क में कहीं गले की कहत ना हो जाए। ऐसा क्रिमिनल काम किया बानी तहरीक इंसाफ ने कि 15 महीने शुगर की एक्सपोर्ट खुली रही। इतना अरबों का शुगर का स्कैंडल था। आप कह रहे हैं कि हमारे दौर में स्कैंडल ही नहीं आया। आप पंजाब के अंदर आप कहते हैं कि गंदम का स्कैंडल नहीं आया। हम जब छोड़कर गए थे 1300 के ऊपर यूरिया। आपकी बात को रखते हुए अपनी एंडिंग क्लोजिंग का टाइम आपको दे दिया, लेकिन मेरे पास उसके बाद भी द टाइम हैज एंडेड। आई थिंक आपने एड्रेस कर लिया, आपने अपनी हिस्से की बात जरूर उसमें फरमा ली। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।